एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुगंधा त्रिपाठी और आज की क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स के फर्स्ट टॉपिक की, जो है 3 अंक तक की संख्याओं का ल स तथा म स। इसकी हम 2 विधियां सीखेंगे। अच्छा, इस टॉपिक के जो बेसिक्स है ना, वो मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस में कवर किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज जाकर के उन्हें पहले देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए, सो दैट इस वीडियो में कोई भी टर्म ऐसी ना हो जो आपको समझ में ना आ रही हो। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिनके राइट आंसर्स हैं ये, और देखते हैं राइट आंसर्स किस किस ने कमेंट किए थे। वेल डन ड्रीम पेंटिंग्स, कनिका मित्तल जी, संगीता साहनी जी और प्रियंका गुप्ता जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आप भी अपना नेम यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना बस ये है, वीडियो को पूरा देखना है। लास्ट में जो होमवर्क क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। फर्स्ट 3 या 4 राइट आंसर्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगी। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अपवर्त्य, समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य, ये क्या क्या होते हैं देखो। अपवर्त्य लास्ट क्लास में जो हमने गुणज पढ़ा था ना, उसे ही हम अपवर्त्य कहते हैं। गुणज मतलब मल्टीपल, है ना, मल्टीपल। समापवर्त्य क्या होता है? समापवर्त्य मतलब समान अपवर्त्य, समान अपवर्त्य मतलब कॉमन मल्टीपल। और लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है? ऐसा कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा हो, स्मॉलेस्ट हो, लीस्ट हो। ठीक है, तो ये हो जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसीलिए इसको हम एलसीएम भी कहते हैं, शॉर्ट में एलसीएम। और हिंदी में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ? हिंदी में आपको या तो ल स लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर आपको ल स प लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम में इसमें से कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर पूरा वर्ड भी लिखा हुआ मिल सकता है, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, ध्यान रखना, समापवर्त्य मतलब मल्टीपल, गुणज। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है? किसी नंबर्स का, किसी नंबर का जो हम उस नंबर को 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर से जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हमें मल्टीपल्स मिलते हैं। ठीक है, तो चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ले लेते हैं 2 और 3 को। अब देखो 2 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 एटसेट्रा, है ना। 3 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं? देखो 3 के मल्टीपल्स होते हैं 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 एटसेट्रा, है ना, एंड सो ऑन। अब देखो इसमें कॉमन कौन कौन से हैं। ये तो हो गए अपवर्त्य, ये जो हमने लिखे ये तो हमने लिखे अपवर्त्य। अब इनमें कॉमन अपवर्त्य कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से देखो। एक जो मुझे मिला पहला, वो मिला 6, फिर दूसरा मुझे मिला 12, फिर तीसरा मुझे मिला 18, फिर चौथा मुझे मिला 24। ठीक है, तो अगर मैं एक कॉमन मल्टीपल्स की बात करूं, देयरफॉर, देयरफॉर उभयनिष्ठ अपवर्त्य कौन कौन से होंगे? उभयनिष्ठ अपवर्त्य, उभयनिष्ठ अभी मैंने बताया था कॉमन। अपवर्त्य कौन कौन से हो गए? 6 12 18 24 एंड सो ऑन। अब देखो इसमें सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल है इसमें 6। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्त्य क्या हो जाएगा? लघुत्तम समापवर्त्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। तो 6 ही वो छोटे से छोटा नंबर है जो 2 और 3 से पूर्णतया विभाजित होता है। ठीक है, यही डेफिनेशन होती है एलसीएम की, ऐसा छोटा, ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होता हो। ठीक है, और अदर नंबर्स भी हैं जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होते हैं। देखो 12 18 24, ये नंबर्स भी ऐसे हैं जो 2 और 3 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। बट इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 2 और 3 से डिवाइड होता है? वो है 6, और यही हमारा होता है एलसीएम या फिर लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो आपके सिलेबस में ना 2 विधियां हैं इसको समझने के लिए, इसको आपको पढ़ने के लिए। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी है
भाग विधि। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम नंबर्स के ऐसे गुणनखंड करेंगे जो अभाज्य होंगे यानी प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, चलो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में ना हमें सबसे पहले ये जो तीनों नंबर्स दिए गए हैं 6, 8 और 12, इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करने होंगे, तभी हम इन तीनों नंबर्स का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो 6 के कैसे निकालेंगे, 6 के निकालेंगे हम डिवाइड करके। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा फैक्टर होता है, जो गुणनखंड होता है, वो नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड किस नंबर से करेंगे, डिवाइड करेंगे हम प्राइम नंबर से। हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना चाहिए, तभी हमारा आंसर करेक्ट आता है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखा करो कि आपको कभी 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 दिखेगा कि अच्छा ये नंबर तो 12 से डिवाइड हो सकता है, जैसे 6 है, 6 को मैं 6 से भी डिवाइड कर सकती हूँ, बट 6 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, 6 मेरा कंपोजिट नंबर है। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा, है ना, क्योंकि मुझे अभाज्य गुणनखंड चाहिए, मुझे कोई कंपोजिट नंबर यहाँ पर नहीं चाहिए। इसीलिए इसको हम स्टार्ट करेंगे 2 से। तो 2 3 जा 6, यहाँ पर जो 3 लिखा है ये क्वोशंट है, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे यहाँ पर लेफ्ट में लिखते हैं और जो क्वोशंट आता है उसको यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। ठीक है, फिर फर्दर डिवाइड करो इसको। अब 3 को डिवाइड करो, तो 3 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3, क्योंकि और कोई नंबर नहीं है जिससे कि 3 डिवाइड हो सके। ठीक है, तो यहाँ 2 नंबर्स मुझे मिले। अच्छा, ये तब तक डिवीजन करते हैं जब तक नीचे ये 1 ना आ जाए। ठीक है, हमेशा इसमें डिवीजन कब तक करेंगे, जब तक नीचे 1 ना आ जाए। जब नीचे 1 आ जाता है इसका मतलब ये है कि जो हमने स्टार्टिंग में नंबर लिया था वो कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो 6 को क्या लिख दिया हमने, 2 टाइम्स। अब देखो 8, 8 के कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालो। पहले 2 से डिवाइड करो, 2 4 जार 8, फिर से 2 2 जार 4, और फिर से 2 1 जार 2। तो 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। देन 12, 12 के भी निकालो इसी तरीके से। 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 एंड 3 1 जार 3। तो 12 के तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा जब भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जैसे मैंने अभी जो प्रीवियस स्लाइड ली थी ना, यहाँ पर देखो, एक मिनट, यहाँ पर मैंने कॉमा लगा करके लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल्स है, ध्यान रखना ये मल्टीपल्स है। और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ गुणनखंड। तो गुणनखंड याद है ना, लास्ट वीडियो से क्या होते थे, ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आए। ठीक है, यहाँ मैं गुणनखंड लिख रही हूँ, यहाँ मैं मल्टीपल्स नहीं लिख रही हूँ, मल्टीपल तो बाद में निकल के आएगा। क्लियर है, कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ने पहले तो कॉमा लगा के लिखे थे, बड़े बड़े नंबर्स लिखे थे, और यहाँ पे वो मल्टीप्लाई करके लिख रही है। क्यों लिख रही हूँ मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि गुणनखंड है, ये खंड है, पार्ट्स हैं उस नंबर के, इसीलिए इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ। राइट, चलो, तो अब देखो इसमें से देयरफॉर ल सा क्या होगा, अभीष्ट ल सा। अभीष्ट मतलब रिक्वायर्ड, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जब हम फाइनल आंसर लिखते थे तो रिक्वायर्ड नंबर या रिक्वायर्ड आंसर लिखते थे। रिक्वायर्ड मतलब अभीष्ट, तो अभीष्ट ल स। अभीष्ट ल स कैसे निकालेंगे, देखो उसके लिए देखो कि इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, वो नंबर को पहले एक एक बार लिख दो। कौन कौन से आ रहे हैं, मुझे एक तो 2 दिख रहा है इसमें सब जगह आता हुआ, और मुझे 3 दिख रहा है। 3 देखो 8 में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे, एटलीस्ट एक बार तो वो आ रहा है ना, तो इसलिए लिखेंगे उसको। तो 2 टाइम्स 3 लिख दिया मैंने। अब ये देखो कि 3 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, कहीं पर भी 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, मतलब 3 कितनी बार आया है। ठीक है, ये मत कहते ना कि मैम देखो 3 तो 2 बार आया, नहीं, आपको किसी एक नंबर में देखना है। तो एक नंबर में, अगर मैं किसी भी एक नंबर में देखूंगी तो 3 मैक्सिमम जो आया है, मैक्सिमम ध्यान रखना, मैक्सिमम। ठीक है, सबसे ज्यादा बार कहाँ पर आया, कितनी बार आया, एक ही बार आया है, तो इसकी पावर लगा देंगे हम 1। पावर मतलब घात, है ना। अब 2 देखो मैक्सिमम कितनी बार आया है, किसी भी एक नंबर में देखो,
मैक्सिमम जो मुझे दिख रहा है वो यहाँ से 2 जो है वो 3 बार आया है, तो मैं 2 की पावर लगा दूंगी या 2 की जो घात लगा दूंगी वो लगा दूंगी 3। अब ये घात लगाने का क्या मतलब है? घात का मतलब कुछ नहीं है, 2 के ऊपर 3 लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 3 के ऊपर एक घात लगी है मतलब 3 एक ही बार है। वैसे एक घात को लिखते नहीं है, बट मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हर एक नंबर की घात जो है वो एक होती है, बट एक को हम लिखते नहीं है। ठीक है, बट मैंने समझाने के लिए लिख दिया यहाँ पर। तो अब देखो इसे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 इज योर आंसर। 24 इज योर आंसर। ठीक है, अब आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये जो मैंने राइट में जो गुणनखंड ज्ञात किए हैं ना, इसको आप रफ वर्क में करेंगे। ठीक है, राइट में एक लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी, मेरी तो इस तरीके से आ रही है टेढ़ी मेढ़ी, बट आप राइट में एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और वहां पर ऊपर लिख देंगे रफ वर्क। ठीक है, मैथ्स का यही रूल होता है कि जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उस क्वेश्चन का रफ वर्क उसी क्वेश्चन के सामने आप राइट में शो करते हो। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देख लो, ये मत करना कि कहीं 6 का गुणनखंड लिख दिए, कहीं पर आपने 8 के गुणनखंड लिख दिया और कहीं और 12 के गुणनखंड लिख दिए और जी टीचर जी आप ढूंढ लीजिए हमने कहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे ऐसे। आपका जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस वाइज सॉल्व होना चाहिए, स्टेप वाइज सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, फिर लास्ट में आंसर, कैलकुलेशन, फिर लास्ट में आंसर। ठीक है, अगर कोई इसको मल्टीप्लाई कर रहा है तो आप जो ये मल्टीप्लाई करके अगर अगर देखना चाह रहे हो तो वो भी आप यहाँ पर रफ वर्क में करके देखोगे। आप मेन एरिया में, मेन वर्किंग एरिया में आप कोई भी रफ वर्क नहीं करोगे। ठीक है, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना, रफ वर्क कभी भी भूलना नहीं है। और रफ वर्क जो हम करते हैं ना उसको बाद में एक लाइन से ऐसे काट देते हैं। क्लियर है, एक लाइन से काट दो, बहुत ज्यादा कटिंग नहीं करनी है बिकॉज टीचर रफ वर्क चेक करते हैं। क्लियर है, चलो। तो राइट आंसर हमारा क्या आ गया? 24 आ गया। अब चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्योंकि हमारे सिलेबस में 3 अंक तक की संख्याओं का लसा और मसा पूछा गया है, यहाँ मैंने छोटे नंबर्स इसलिए ले लिए थे क्योंकि मुझे आपको समझाना था। ठीक है, छोटे नंबर से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। चलो देखो आगे। अब है 112, 120 और 220। तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, हम इनके फैक्टर्स ही निकाल लेते हैं सबसे पहले। प्राइम फैक्टर्स रफ वर्क कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, इधर हमारा रफ वर्क है। 112 के निकालो पहले, 112 के डिवाइड करो, इवन नंबर दिख रहा है 2 से डिवाइड करो, 2 5 से 10। ठीक है, 11 में से 10 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 1 को 2 के साथ ले लो, 12 हो गया। ठीक है, तो 12 को 2 से डिवाइड करो, देन 2 6 are 12, देन 2 2 जा 4। जो एक्चुअल डिवीजन करते हो ना वो अपने माइंड में रखना और यहाँ पर सिर्फ क्वोशंट लिखना। 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस होगा तो 1 बचेगा और 6 के साथ आकर मिलके बन जाएगा वो 16, है ना। तो 2 8s are 16। नाउ 2 1s are 2, 2 4s are 8 एंड 2 7s are 14। 120 का निकालो, 120, 2 6 are 12, 2 0s are 0, 2 3s are 6, 2 0s are 0, 2 1s are 2, 3 minus 2 1 हुआ, 1 0 के साथ मिलके बन गया 10 एंड देन 2 5 10। अब ये मुझे दिख रहा है कि 3 से डिवाइड हो सकता है, 2 के बाद जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मुझे दिख रहा है जिससे 15 डिवाइड हो सके वो 3 है, इसलिए मैंने 3 पहले लिया 5 से पहले। 3 5s are 15 एंड देन 5 1s are 5। जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता तब तक लिखना होता है। ठीक है, फिर 220 का कर लो, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 0s are 0, फिर 2 5s are 10, 2 5s are 10, देन 5 1s are 5, 5 1s are 5 एंड देन 11। 11 भी प्राइम नंबर है ना, इसलिए 11 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब देखो हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं। 1 1 2 को कैसे लिखोगे?
अच्छा यहाँ 7 भी रह गया था, 7 है ना, 7 रह गया था यहाँ पर। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 7, फिर 120 120 हो जाएगा। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, फिर 220 हो जाएगा। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 11। ठीक है, अब कैसे करेंगे? देयरफॉर या अतः अभीष्ट लॉस कैसे निकलेगा? कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं? सबसे पहले तो ये लिखो, 2 दिखाई दे रहा है मुझे, फिर 3 दिखाई दे रहा है मुझे, 5 दिखाई दे रहा है मुझे, 7 दिखाई दे रहा है और 11 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो 2 की मैक्सिमम मैक्सिमम कितनी बार रिपीट हुआ है 2? यहाँ से मुझे नजर आ रहा है कि 2 जो है वो 4 टाइम्स आया है, 4 लगा ली पावर। और फिर 3 कितने टाइम्स आया है? एक ही बार आया है। 5 भी एक बार आया है, 7 एक बार आया है और 11 भी एक बार आया है। ठीक है, खोल के लिखना चाहो खोल के लिख लो। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 एंड टाइम्स 11। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ना आप इतनी इतने बड़े बड़े इतना जो लंबा सा ये आया है ना एक्सप्रेशन, इसको देख के आप डर जाते हो। इसको आप मुंह जबानी सॉल्व कर सकते हो, माइंड में ही सॉल्व कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी ना इसको लिख करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो आंसर आएगा सिर्फ वही लिखेंगे। देखो कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अक्सर लोग कैलकुलेशन में गलती भी करते हैं और टाइम भी उनको सबसे ज्यादा कैलकुलेशन में ही लगता है ना। छोटे से छोटा नंबर भी लिख करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये नहीं करना है। थोड़ी सी अपनी हैबिट बनाओ कि आप माइंड में ही सॉल्व कर सको। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा? नंबर्स को देख करके ना समझने की कोशिश करो। ठीक है, नंबर्स हमें बहुत कुछ कहते हैं। देखो, जहां भी आप 5 नजर आता है ना, हमेशा उसको पेयर कर लो 2 के साथ। 2 5 10 हो जाता है ना। अब देखो बाकी के 2 कितने होंगे? बाकी का 2 बनाएंगे 8। 3 को मल्टीप्लाई कर लो 7 के साथ में, तो क्या बनेगा आपको? 8 टाइम्स 10 टाइम्स 21 और 11। 11 जहां भी दिखे, कभी भी आप उसको स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई मत करो। 11 से मल्टीप्लाई करने की भी एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, वो अभी दिखते हैं। हमेशा उसको 11 से मल्टीप्लाई हमेशा हमें लास्ट में करना चाहिए। देखिए, ठीक है, क्यों करना चाहिए? देखो नंबर्स मैं लिख लेती हूँ आगे, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं बचा है। 1 मिनट। अभी तक देखो मैंने कुछ भी लिख करके मल्टीप्लाई नहीं किया है, जो आंसर आ रहा है सिर्फ वही मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो फिर अब क्या करूँ? इस 8 को इस 21 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो सीधा सीधा दिख रहा है। पहले 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 8 1 सर 8 आ गया। और फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 आ गया। और इस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, है ना। अब बचा 11। 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? देखो बहुत आसान होता है। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट डिजिट पहले एज इट इज लिख लो। ठीक है, फिर 0 प्लस 8 करो। 0 प्लस 8 कितना होता है? 8 होता है। फिर 8 प्लस 6 करो। 8 प्लस 6 कितना होता है? 14। 14 लिखो, तो 1 कैरी ओवर लिख लो। फिर 6 प्लस 1 कितना होता है? 7। 7 प्लस 1 कैरी कर दो, 8 हो गया। एंड लास्ट में यही वाला नंबर 1 हो गया। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये जो 11 से मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगी, जिसमें आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दूंगी, है ना। तो आपको समझ आ जाएगा कि 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। राइट, अब देखो नेक्स्ट है भाग विधि। भाग विधि में क्या करते हैं ना, अभी जैसे हमने पीछे अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, वैसे ही हम तीनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और हमारा जो पर्पस है वो यही है कि लास्ट में नीचे 1 1 1 बच जाना चाहिए। चलो तो 2 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले। ये तीनों नंबर इवन नंबर्स हैं और मुझे दिख रहा है कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 से डिवाइड किया, 2 3 जार 6, फिर कॉमा, फिर 8 को डिवाइड करो, 2 4 जार 8, फिर 12 को डिवाइड करो, 2 6 जार 12। अब देखो यहाँ मुझे दिख रहा है कि 3 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन 4 और 6 2 से डिवाइड हो सकते हैं, है ना। तो 3 को एज इट इज नीचे लिख दो और बाकी नंबर्स को 2 से डिवाइड करो। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। अभी भी मुझे 2 दिख रहा है,
फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है। 3 एज इट इज लिखो और ये वाला 3 भी एज इट इज लिख दो और जो बीच वाला 2 है उससे डिवाइड कर दो, 2 वन जा 2। ठीक है, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 वन जा 3, 1 एज इट इज और 3 वन जा 3। तो मेरा अभीष्ट लसा क्या होगा? अभीष्ट लसा होगा मेरा, अभीष्ट लसा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3, जो कि आएगा 24। ठीक है, पहले वाले जो हमने पहली विधि की थी अभाज्य गुणनखंड विधि, वहां पर भी 24 आया था और यहाँ पर भी हमारा आंसर 24 ही आया है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी हमें सेम थिंग करनी है। तीनों नंबर्स लिखो, 112, 120 और 220, और तीनों नंबर को हमें एक ही नंबर से डिवाइड करना है, क्योंकि तीनों इवन नंबर्स हैं तो मैं 2 से स्टार्ट कर रही हूँ। 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 zeros are 0, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 zeros are 0. Again, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 zeros are 0, 2 5s are 10 and 2 5s are 10. अब किससे डिवाइड हो सकता है? अब अभी मुझे दिख रहा है कि 2 से एक नंबर है जो डिवाइड हो सकता है, करते जाओ डिवाइड। 2 1s are 2, 2 4s are 8, फिर 30 भी डिवाइड हो सकता है। 2 1s are 2, 2 5s are 10। 55 नहीं हो सकता तो 55 को एज इट इज लिख दो। ठीक है, रिमाइंडर वाला डिवीजन हमें यहाँ पे नहीं करना है, जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है सिर्फ वो ही डिवाइड करना है। फिर से 14 डिवाइड हो जाएगा, 2 7s are 14, 15, 55। अब मुझे दिख रहा है कि दो नंबर्स मेरे 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो मैं कर देती हूँ 5 7 एज इट इज छोड़ दो, 3s are 15 एंड 5 1s are 5, 5 1s are 5। अब देखो एक ट्रिक बताती हूँ यहाँ पर आपको। अभी मैंने पहले क्या बताया था, प्रीवियस स्लाइड में मैंने क्या बताया था कि जब तक लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए तब तक आपको डिवीजन चलाना है। लेकिन अगर लास्ट में आपके सारे नंबर्स प्राइम बच रहे हैं ना, तो भी आपको डिवीजन करने की आगे जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, ये सारे नंबर्स तो लेने ही लेने हैं मल्टीप्लीकेशन में, साथ में नीचे वाले नंबर्स भी ले लो। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप डिवाइड भी करोगे नीचे 1 1 लाने के लिए तो ये 3 7 और 11 लेफ्ट में आ जाएगा, बस यही होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो जब भी नीचे प्राइम नंबर्स बच जाए आगे डिवीजन मत करो, उनको बस मल्टीप्लीकेशन में ले लो, फाइनल आंसर में ले लो। ठीक है, तो फाइनल आंसर देखो मेरा क्या हो जाएगा, देयरफॉर अभीष्ट लॉस, दो मेरा यहाँ पर 4 बार आया है इसलिए मैं 2 की पावर 4 लिख रही हूँ, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस की, मैंने यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हैं ना वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं। ठीक है, ऐसा करने से वो देखने में भी अच्छा लगता है और टीचर को भी चेक करने में आसानी रहती है। और आप भी जब अपना एक पेपर एग्जाम करने के बाद जब चेक करोगे ना तो आपको भी आसानी रहेगी, उससे कोई भी नंबर छूटेगा नहीं। तो हमेशा कोशिश यही करना कि जो भी आप ये मल्टीपल ये जो गुणनखंड लिखते हो ना, इसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। ठीक है, अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने तो किया ही था, कितना इसका आंसर आया था, 18480, है ना, ये हमारा फाइनल आंसर आया था। ठीक है, तो समझ आया अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग्य विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड फाइंड करते हैं और फिर उसमें क्या करते हैं, जितने भी अभाज्य गुणनखंड हमारे पास हमें दिख रहे हैं, जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं उनको लिख लो और सबकी मैक्सिमम पावर लिख लो। ठीक है, किसी भी जगह पर वो मैक्सिमम कितनी बार अपीयर हो रहे हैं, मैक्सिमम कितनी बार आपको नजर आ रहे हैं, उतनी पावर लिख लो और फिर सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, भाग विधि में क्या करते हैं, हम सारे ही नंबर्स को एक साथ डिवीजन करते हैं। ठीक है, इस अच्छा ये मेथड है ना, ये जो मेथड है इस मेथड को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है सारे नंबर्स का एक साथ, एक एक नंबर का नहीं, सभी नंबर्स का एक साथ करना है। तो ऑटोमेटिकली जो भी आपको नंबर्स मिलेंगे ना लेफ्ट साइड में और नीचे की लास्ट वाली रो में, जो ऑटोमेटिकली वो जो नंबर्स मिलेंगे वो सारे के सारे आपके अभाज्य गुणनखंड ही होंगे। बस फिर क्या करना है, उन सबको लेके मल्टीप्लाई कर देना, आगे आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अपवर्तक, समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। अपवर्तक होता है आपका गुणनखंड यानी कि फैक्टर। ठीक है, फैक्टर।
समापवर्तक क्या हो जाएगा, मतलब समान अपवर्तक यानी कि कॉमन अपवर्तक, कॉमन गुणनखंड, है ना, कॉमन फैक्टर। या कह लो कि उभयनिष्ठ फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, महत्तम मतलब कि हाईएस्ट, सबसे बड़ा, ऐसा गुणनखंड, ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो सबसे बड़ा हो। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हम जीसीएफ भी कहते हैं। हाईएस्ट की जगह पर ग्रेटेस्ट लिख लो, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ हो गया और या फिर हो गया जीसीएफ, और हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा आपका महत्तम समापवर्तक, शॉर्ट में म स, या फिर म स प। ठीक है, अब इसमें से कोई भी वर्ड लिखा हुआ मिल जाए, आप समझ जाना कि किसकी बात हो रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है, यानी कि दो या दो से ज्यादा नंबर्स के ऐसा कॉमन फैक्टर जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है। हम्म। अब देखो एक इसको एग्जांपल से समझते हैं। 8 के फैक्टर्स लिख लेते हैं और 12 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। अब बताओ 8 के फैक्टर्स क्या क्या थे। 8 के फैक्टर्स थे 1, मतलब किस किस नंबर से 8 डिवाइड होता है, कैसे कैसे निकालना बताया था मैंने। 1 लिख लो और वो नंबर खुद लिख लो। फिर देखो किस किस नंबर के टेबल में 8 आता है, तो 1 और 8 के अलावा 2 के टेबल में 8 आता है, और बस 4 के टेबल में 8 आता है। ठीक है। 12 इसके लिए भी करो, 1 लिख लो और 12 लिख लो। अब इसके अलावा देखो किस किस के टेबल में 12 आता है। 2 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में और 6 के टेबल में। ठीक है। अब यहाँ से देखो कि कॉमन आपको कौन कौन से गुणनखंड दिख रहे हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉमन दिख रहे हैं। देयरफॉर उभयनिष्ठ अपवर्तक या गुणनखंड, अपवर्तक, या फिर आप क्या लिख दोगे इसको, समापवर्तक। ठीक है, प्रीवियस वाली स्लाइड में भी ये बताना रह गया था। देखो उभयनिष्ठ अपवर्त्य जो मैंने यहाँ लिखा है ना, इसी को समापवर्त्य कहते हैं, समापवर्त्य। ठीक है, चलो वापस आते हैं। तो समापवर्तक कौन कौन से हो गए हमारे, देखो एक तो 1 आ रहा है ना, जो कॉमन है। फिर मुझे 2 दिख रहा है और इसके अलावा 4 दिख रहा है। तो 1, 2 और 4। 1 तो देखो आप कोई भी दो नंबर ले लो, एनी 2, दुनिया में कोई भी दो नंबर ले लो, 1 तो सबका समापवर्तक आएगा ही आएगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोएस्ट कॉमन फैक्टर की बात नहीं करते हैं, क्योंकि लोएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करने लग जाएंगे ना तो हमेशा वो आंसर 1 ही आएगा। हम यहाँ पर बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, सबसे बड़े कॉमन फैक्टर की। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है। तो महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, म स कितना हो जाएगा, म स हो जाएगा 4, आंसर। तो समझ आया, महत्तम समापवर्तक क्या है, कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स का कॉमन फैक्टर है जो कि सबसे बड़ा भी है। अब ये सबसे बड़ा नंबर ऐसा नंबर है जो दिए गए नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, क्योंकि 8, 4 जो है, ध्यान से देखो 4 जो है वो 8 और 12 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है ना। जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो क्या कर, उसमें क्या होता है, दिए गए नंबर लीस्ट कॉमन मल्टीपल को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। लेकिन महत्तम समापवर्तक में यानी एचसीएफ में क्या होता है, जो एचसीएफ होता है वो दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना। अगर आपको मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कभी भी आपको एचसीएफ और एलसीएम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो सबसे पहले मल्टीपल और मल्टीपल और फैक्टर का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, और उसको आपको आपको और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पक्का करना है ना, तो आप प्रीवियस वीडियोस देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हैं और मैंने उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं, वो जाकर के सॉल्व करो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, या कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले आप भाज्य गुणनखंड विधि देखते हैं, 6, 8 और 12। अब मैं यहाँ पर
अभाज्य गुणनखंड फाइंड करके नहीं दिखाऊंगी आपको, एक बार करके दिखा चुकी हूँ। देखो 6 के क्या अभाज्य गुणनखंड आए थे? 2 और 3। 8 के क्या अभाज्य गुणनखंड आए थे? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। और 12 के क्या आए थे? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। अतः अच्छा, ये जो 3 डॉट होते हैं इनका क्या मतलब होता है? इनको मैं बार बार लिख तो रही हूँ, आपको शायद पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी मैं बता देती हूँ, अभी सामने आ गया है तो। इसको कहते हैं अतः हिंदी में, या फिर इसलिए, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको देयरफॉर, या सो भी बोल देते हैं इसको, है ना। चलो, देयरफॉर अभीष्ट मस यानी कि महत्तम समापवर्तक, ये कैसे आएंगे? इसके लिए देखो आपको क्या देखना पड़ता है, आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर तीनों में कॉमन है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये नहीं देखना कि कौन कौन सा नंबर आ रहा है, आपको इसमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, और कितनी टाइम्स आ रहा है वो भी तीनों में कॉमन होना चाहिए। अगर 2 बार आ रहा है तो तीनों नंबर में 2 बार आना चाहिए। 3 बार आ रहा है तो तीनों नंबर में 3 बार आना चाहिए। एक बार आ रहा है तो तीनों नंबर में एक बार आना चाहिए। अगर 3 में से 2 नंबर में जैसे यहाँ पर 3 है, 3 6 के गुणनखंड में आ रहा है, 12 के गुणनखंड में आ रहा है, लेकिन 8 के गुणनखंड में नहीं आ रहा है, तो यहाँ 3 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस तरीके से ग्रुप बनना चाहिए। इसमें सबसे इजी होता है कि ग्रुप बनना चाहिए सेम सेम नंबर का। तो 2 का ग्रुप बन रहा है और वो 2 मेरा सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो मैं सिर्फ 2 को एक बार लिखूंगी, और यही मेरा आंसर है। ठीक है, फिर से समझ लो, जो नंबर तीनों में आ रहा है ना, तीनों संख्याओं के फैक्टर्स में जो नंबर आ रहा है, हम यहाँ पे सिर्फ वो ही नंबर लिखते हैं, रिपीटिशन भी उसका उतनी ही बार लेते हैं जितनी बार वो तीनों में रिपीट हो रहा हो। ठीक है, वैसे 2 जो है यहाँ पर कहने को तो 3 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन तीनों नंबर्स में वो सिर्फ एक बार आ रहा है। ठीक है, मिनिमम जो आ रहा है वो तीनों नंबर में एक बार आ रहा है। इसमें ध्यान रखना, मिनिमम देखते हैं, उस पर हम मैक्सिमम देखते थे, जो लॉसा निकालते थे वहां पर मैक्सिमम देखते थे, मैक्सिमम रिपीटिशन देखते थे। यहाँ पर हम मिनिमम रिपीटिशन देखते हैं। क्लियर है? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, 112, 120 और 220 का मुझे म स प निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। इन नंबर्स के अभाज्य गुणनखंड निकालना मैं पीछे वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इनके अभाज्य गुणनखंड है, तो इनका म स प कैसे निकलेगा? देयरफॉर अभीष्ट म स, अभीष्ट म स के लिए क्या करते हैं, इसमें हमें ये देखना होता है कि जो नंबर सब में रिपीट हो रहा हो, है ना, और मिनिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा हो। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, और मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आ रहा है? वो 2 बार आ रहा है ना। तो 2 का ग्रुप होना चाहिए मुझे, मेरे पास सबके पास 2 का ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, 4 बार नहीं लिया मैंने, ना ही इसको मैंने 3 बार लिया, 2 का ग्रुप होना चाहिए। तो मेरा अभीष्ट म स क्या हो जाएगा? अभीष्ट महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट है भाग विधि। भाग विधि में देखो क्या करते हैं, भाग विधि में कोई भी 2 नंबर आप पिक कर लो और छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करो। तो 8 से 12 को डिवाइड कीजिए, 8 1 8, माइनस करो, यहाँ पर नीचे आ गया आंसर, यहाँ रिमाइंडर 4 आ गया। रिमाइंडर 4 आ गया। अब 4 को 4 से आगे फर्दर आपको डिवाइड करना है। अब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पर आएगा ये 4 से पहले, मतलब जो भी डिवीजन चल रहा था उसका जो डिवाइजर था, वो ही डिवाइजर यहाँ पर उठकर आएगा। ठीक है, तो ये लिख दिया गया 8। अब 4 से 8 को डिवाइड करो, तो 4 2 जार 8, कंप्लीट डिवीजन हो गया। ये कंप्लीट डिवीजन मुझे क्या बता रहा है कि ये जो 4 है, ये 4 जो है वो 8 और 12 का HCF है, महत्तम समापवर्तक है। ठीक है, तो 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक आ गया। इस महत्तम समापवर्तक से हम जो हमारा तीसरा नंबर बचा है उसको डिवाइड करेंगे। 4 से हम डिवाइड कर देंगे 6 को, और फिर देखेंगे जो लास्ट में जो मेरा डिवाइजर बचेगा ना, देखो पहले से डिवाइड करते हैं।
4 1 ज़ा 4, माइनस किया, रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, 2 से अब किसको मैं डिवाइड करूंगी? 2 से डिवाइड करेंगे इसके प्रीवियस वाले डिवाइजर को, इससे पहले वाले डिवाइजर को। ठीक है, तो 4 उठकर यहाँ पर आ जाएगा, ये 4 हो गया। नाउ 2 2 ज़ा 4, कंप्लीट डिवीजन हो गया। ठीक है, लास्ट डिवाइजर जो मेरा बचा ये 2, यही मेरा क्या होगा? यही मेरा HCF होगा, फाइनल डिवाइजर। जो फाइनल डिवाइजर है वो हमारे जितने भी नंबर्स दिए हैं उन सब का HCF होता है। अभीष्ट मौसा क्या हो जाएगा? लास्ट वाला फाइनल जो डिवाइजर है 2। ठीक है, देखो इससे पहले भी जब हमने गुणनखंड विधि से निकाला था इसको, जब अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला था तो वहां भी मेरा आंसर कितना आया था? ये देखो 2 ही आया था ना, और यहाँ पर भी मेरा आंसर 2 आया है। ये देखो यहाँ पर भी मेरा आंसर 2 ही आया है ना, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। हम्म, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि 3 अंक तक की संख्याओं का लसा और मसा पूछा गया है। छोटे नंबर मैं इसीलिए ले रही हूँ ताकि आपको समझाना आसान हो और आपके लिए समझना भी आसान हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट वाला देखो, इसमें भी कोई भी दो नंबर ले लो। मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 112 और 120। तो हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। 120 वन टाइम डिवाइड होगा, 112 माइनस किया, 10 में से 2 गए 8, 120 माइनस 112 8 ही बचता है। ठीक है, ये वाले रिमाइंडर से इससे प्रीवियस वाले डिवाइजर को डिवाइड करना है। प्रीवियस डिवाइजर जी आ जाओ जी, प्रीवियस डिवाइजर जी यहाँ आ गए उठ करके 1 1 2। ठीक है, अब 8 से डिवाइड करो तो 8 1 ज़ा 8, माइनस किया 3 आ गया, 32 बचा। अब यहाँ पे ये मत करने लगना कि 32 से आप 8 को डिवाइड करने लग जाओगे, नहीं, अभी ये और डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 8 4 सर 32, कंप्लीट डिवीजन हो गया। तो इससे मुझे क्या पता चला? इससे मुझे ये पता चला कि जो 8 है वो 112 और 120 का HCF है, महत्तम समापवर्तक है। ठीक है, अब इस 8 से ये जो यहाँ वाला जो डिवाइजर आया है, ये वाला जो डिवाइजर आया है, इससे इससे मैं अपने लास्ट नंबर को डिवाइड करूँ, 220 को। ठीक है, देखो आपको याद है ना कि लास्ट जो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से ये वाला क्वेश्चन जब सॉल्व किया था तो वहां पर हमारा HCF 4 आया था, है ना? यहाँ पर भी HCF 4 ही आना चाहिए, ध्यान रखना। बिल्कुल आएगा, देखो 8 से डिवाइड करो, 8 2 जार 16, माइनस किया, 22 में से 16 माइनस होंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, अब ये 0 नीचे ले आओ, अब कितने टाइम्स जाएगा ये? 8 7 सा 56। नजर आया आपको? रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पर? 4। ठीक है, अब इससे आप प्रीवियस वाले डिवाइजर को डिवाइड करोगे। इससे प्रीवियस डिवाइजर कौन था भाई? इससे प्रीवियस डिवाइजर था ये नंबर, तो ये उठ करके यहाँ पर आ जाएगा, 8 हो गया ना। 4 2 जार 8, माइनस होकर 0 आ गया, हो गया कंप्लीट डिवीजन। फाइनल डिवाइजर मेरा कौन बना भाई? ये बना, दिस इज माय फाइनल डिवाइजर, है ना? अतः अभीष्ट मौस अभीष्ट या रिक्वायर्ड HCF is 4, इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, जब भी फाइनल आंसर लिखते हो तो वहां पर लिख दिया करो, आंसर लिख दिया करो या फिर उसको बॉक्स में बना दिया करो। ठीक है, फाइनल आंसर टीचर को एकदम क्लियरली नजर आना चाहिए, ताकि वो फटाफट फटाफट चेक करती चली जाए। ठीक है, तो अब देखो होमवर्क क्वेश्चंस के साथ आपको पता है क्या करना है? अच्छे से वीडियो देखो, समझो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके राइट आंसर को आपको कहाँ पर लिखना है? कमेंट सेक्शन में लिखना है, जिससे आपका नेम नेक्स्ट वीडियो में आ सके। ठीक है, चलो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।